Eighth guest lecture of the day, Dr. Deepali Pathak ma'am, Professor, Dr. SN Medical College, Jodhpur, Dr. Sanjay Kumar sir, Assistant Professor, Junjunu, Dr. Shashank Sharma sir, Assistant Professor, SMS Medical College, Jaipur. Sir and ma'am, please join us. The next guest speaker of the day is Dr. Rajendra Kulari sir, Assistant Professor, SP Medical College, Bikaner. Sir is requested to deliver the lecture for the day on the topic Medico-Legal Circulars in Perspective of Rajasthan. Dr. Rajendra Kulari sir is currently working as Assistant Professor, SP Medical College, Bikaner. He has around 11 years of previous teaching experience with about 20 publications. He was the organizing secretary of Raj FMTCon 2023 and one of the founder members of Rajasthan Academy of Forensic Medicine and Toxicology. Sir has authored one book, Basic Course in Biomedical Research, and has contributed to 2 chapters in Forensic Medicine book authored by Dr. P.N. Mathur sir. Sir has contributed to Forensic Medicine book authored by Dr. Gautam Viswas sir and has received award from Indian Society of Toxicology, IST. Sir, please join us. Good afternoon, everyone, and respected chairpersons. It is an honor to me here among such expert forensic medicine esteem, and I want my heartfelt thank you to organizer to give opportunity me here to speak on the recent medical legal circulars of in Rajasthan. Without much delaying, such Dr. Dasari Harish sir also discussed various circulars. लेकिन डिफरेंट सर्कुलर्स अपने सारे राजस्थान के हिंदी में होते हैं, तो अपने लगभग हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी। तो बार बार यही अपने ग्रुपों में चलती रहती कि इसका क्या करें, इसका क्या करें। ये मतलब यहाँ से पुलिस से ये अपने पास रिक्वेजेशन आई है, तो अपन जल्दी सी बिना टाइम वेस्ट करे अपन चालू करते। अपन डिफरेंट मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, जैसे मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट, ऑलवेज आर मोस्ट ऑफ आर माइड इन कंट्रोवर्सी एंड वी फॉलो डिफरेंट गाइडलाइंस issued by NMC, Honorable Supreme Court, High Courts, special government, NHRC, MOHFW, to state government to time streamline and enhance the efficiency, transparency and uniformity of the handling medical legal cases in health institutes. अपने एक मेडिकल यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, भाई जयपुर में क्या कर रहे हैं, बीकानेर में क्या कर रहे हैं, एक सेम इशू के अपन चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने सेक्सुअल वायलेंस के लिए सर्वाइवर का एग्जामिनेशन करते हैं, उसका कुछ डिस्कशन करते हैं अपन। तो अपने को सबको पता है कि निर्भया कांड के बाद अपन गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी SOP के लिए कि कैसा एग्जामिनेशन करना है। वो 18 मार्च 2013 में कॉन्स्टिट्यूट करी थी, जो बाद में उसकी 1 ईयर लेटर उसने गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल दे दिया था 19 मार्च 2014। उस गाइडलाइंस के अनुसार उसने 12 पेज का एक फॉर्मेट दिया था और उस फॉर्मेट को सभी जगह लागू करना था। लेकिन अभी भी अपने राजस्थान में कुछ CHC PHC हो रही है, वो सिंगल पेज फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रिपीटेटिव गाइडलाइंस आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर भी अपन नहीं रिलेक्टेंट बने हुए हैं कि भाई अपने को वो नहीं करना, क्यों नहीं करना, वो मतलब अभी भी अपन उसके लिए अड़े हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 2018 में निकला था सर्कुलर, उसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ था कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा MOHFW जो गाइडलाइन दी गई हैं उसको सारे को अपने को फॉलो करना है। उसके बाद उन्होंने फिर 2022 में वापस सेम का सेम सर्कुलर निकाला कि अभी भी अपन वो दोबारा से कंप्लीटली फॉलो करें उस गाइडलाइंस को। उसके बाद 2022 में दोबारा सर्कुलर आया कि भाई कि इसमें लिखा था कि आपको 12 पेज प्रश्न दिया गया है जो फॉर्मेट है, उसके बावजूद भी आप केवल एक प्रश्न में गाइडलाइंस बना रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ, लेकिन गाइडलाइन के अनुरूप मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स वो तैयार नहीं हो रही, जबकि गाइडलाइंस है वो 2014 में आ गई थी और गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट को 2018 से कह रही है रेगुलरली। उसमें साफ साफ लिखा है कि वर्तमान में चिकित्सकों द्वारा पूर्व की भांति एक पृष्ठीय परफॉर्मा में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही, जो कि उचित नहीं।
उसके बाद इसमें दैनिक भास्कर सीकर में भी ये आया था कि अभी 2013 में न्यूज आर्टिकल्स कि भाई अभी भी वही रिपोर्ट, इसमें भी लिखा कि चिकित्सक जांच का 12 पेज परफॉर्मा दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, लेकिन अपने द्वारा वो भी एक सिंगल पेज परफॉर्मा यूज किया जा रहा है, जो कि एकदम से गलत है अपना। अब एग्जामिनेशंस ऑफ रेप सर्वाइवर का हमेशा क्वेश्चन आता है कि कौन करेगा, मेल कर सकता है, फीमेल कर सकता है, फीमेल करे तो गायनोकोलॉजिस्ट कर सकता है। इसके बारे में अपनी क्या सर्कुलर है अपने, तो सबसे पहले मेल फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट वाला आता है। तो इसमें अलग अलग गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या है, हमें राजस्थान की क्या है, बीच में डिफरेंट सर्कुलर्स कोर्ट ने भी दिए हैं, उसमें क्या कहता है अपने को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस थी, जो इसमें लिखा था कि एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन एंड इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ए गायनोकोलॉजिस्ट टू एग्जामिन सच ए केस। इसमें लिखा था कि फिर लेकिन every possible effort should be made to find a female doctor, but absence of availability of lady doctors should not deny or delay for the treatment and examination. And in case of female doctor is not available for the examination, in that condition a male doctor should conduct the examination in the presence of female attendant. ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन की बात है। अब राजस्थान की गाइडलाइंस क्या कहती हैं अपने लिए, तो ये 2016 में ऑर्डर निकला था। तो इसमें ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा का, ये अपन मेडिकल एजुकेशन का है, उसमें लिखा कि दुष्कर्म पीड़ित महिला की भविष्य में पुलिस द्वारा मेडिकल जांच कराई जाए तो किसी भी हालत में टाल नहीं जाकर प्राथमिक से महिला चिकित्सक से कराई जाए। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक हाईकोर्ट का ऑर्डर था, जोधपुर हाईकोर्ट का, इसमें नागौर के 3 डॉक्टर्स गए थे उसमें कोर्ट में, तो इसने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई फीमेल करेगी मेल करेगी, लेकिन इसने ये कहा कि नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड टू डन बाई ए गायनोकोलॉजिस्ट। मेल फीमेल का कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये तीनों गायनोकोलॉजिस्ट कर रहे थे नागौर में, और ये तीनों फीमेल डॉक्टर्स गई थी कि बार बार हमसे क्यों करा रहे हो, और दूसरी फीमेल डॉक्टर भी वहाँ अवेलेबल है, उसके बाद भी गायनोकोलॉजिस्ट करा रहे थे। तो इसमें इन्होंने कहा कि नॉट नेसेसरी, और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको ये कराना कि नॉट नेसेसरी इतना, और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को ये कहा था कि आप इसकी गाइडलाइंस बनाएं। उसके बाद राजस्थान ने कुछ नहीं किया। 2021 में सेम का सेम इस रेफरेंस दे के हाईकोर्ट का उसने ऐसा लिख दिया कि हर संभव महिला चिकित्सक से परीक्षण करवाया जाना है, लेकिन महिला चिकित्सक की अनुपलब्धता में पीड़ित उपचार और परीक्षण में इनकार और विलंब नहीं करना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन थी वो सेम कह दी। लेकिन ये पोक्सो कोड है 12 का, उसमें 2019 में एक ऑर्डर दिया। इसने कहा कि बालकों का जो पोक्सो अधिनियम है 2012 है, उसके हिसाब से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 27(2) के अनुसार यदि कोई पीड़ित बालिका है तो उसका परीक्षण महिला चिकित्सक द्वारा ही किया जाएगा। मतलब पोक्सो कोड में साफ साफ लिखा हुआ है कि एवरी फीमेल चाइल्ड शुड बी एग्जामिन्ड बाय द फीमेल डॉक्टर, मेल डॉक्टर उसका बिल्कुल नहीं कर सकता। उसके बाद ये सिरोही का पोक्सो कोड था, उसने 2023 में लिखा कि पोक्सो में भविष्य का दुष्कर्म पीड़ितों का परीक्षण विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करे। पहले आया था कि गायनोकोलॉजिस्ट करे, अब यदि आपके पास गायनोकोलॉजिस्ट है, अवेलेबल है, टर्सरी केयर सेंटर पर रह रहे हैं, तो फिर आप फीमेल एक एमओ से क्यों कराओ? आपके पास स्पेशलिटी अवेलेबल है तो आप स्पेशलिस्ट से कराओ। अब आप मेडिकल कॉलेज में गायनोकोलॉजिस्ट की कोई कमी नहीं है, तो ज़्यादा वो अच्छे साक्ष्य देगी, अपने अच्छी इंजरी रिपोर्ट बनाएगी, जेनिटेलियाज वगैरह उसको सारा पता रहता है। तो अपने को यदि टर्सरी सेंटर पे है तो पहला तो ये हो गया कि पोक्सो कोड के अंदर फीमेल से करवाना, मेल तो एकदम आउट हो गया। उसके बाद यदि आप अवेलेबिलिटी है तो प्रायोरिटी से आपको विशेषज्ञ या गायनोकोलॉजिस्ट चाहिए आप। उसके बाद 24 में उसमें ये जालौर के भी पोक्सो कोर्ट ने फिर ऑर्डर निकाला इसने, तो इसमें यह कहा कि यदि कोई पीड़ित बालिका है तो चिकित्सा परीक्षण किसी महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन इसमें लिखा है कि अवहेलना करते हुए ऐसे मेडिकल बोर्ड द्वारा पीड़ित बालिकाओं का चिकित्सा परीक्षण किया जा रहा है जिसमें महिला डॉक्टर के साथ पुरुष डॉक्टर भी सम्मिलित हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में पीएमओ बोर्ड बना देता है, एक फीमेल डॉक्टर साथ में मेल डॉक्टर को इंक्लूड कर देता है, चाहे वो मेडिकल जूरिस्ट हो या एमओ कोई भी हो, क्योंकि आपने जो भी मेडिकल मतलब एमएलसी काम करता है उसको मेडिकल जूरिस्ट बोलते हैं अपन, तो उस मेल को भी इंक्लूड करता है, जो एकदम से गलत है। और ये बोर्ड का भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको पोक्सो कोर्ट में बोर्ड से करवाना है, आप सिंगल डॉक्टर कर सकता है इसमें। तो इसमें साथ में ये भी किया जा रहा है कि अंकित किया जा रहा है कि संभोग के संबंध में अंतिम राय एफएसएल रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद दी जाएगी। मतलब आपको यदि जेनाइटल इंजरी है, फिजिकल इंजरीज हैं, तो आप प्रोविजनल ओपिनियन तो दे ही सकते हो ना।
पे आप कंक्लूड नहीं दे सकते, लेकिन देर आर जेनेटिक इंजरी प्रेजेंट ऑन द बॉडी या इस तरह का, तो उसको ये तो लगेगा कि भाई स्ट्रगल के साइन है कि नहीं है। आप प्रोविजनल ओपिनियन का मतलब कंक्लूड आप सेक्सुअल इंटरकोर्स पे नहीं जाके, बाकी यदि जैसे इंजरी है, आपको कोई ब्रूज अब्रेजन दिख रहा है आपको जेनिटल एरियाज पे, तो अपन साइन ऑफ पेनेट्रेशन तो बोल ही सकते हैं ना भाई। आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं बोलते थे, लेकिन साइन ऑफ पेनेट्रेशन तो है ही वहाँ ऑलरेडी, यदि हाइमन पे है वहाँ पे ब्रूज है तो। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डीएनए सैंपल की बात आती है कि डीएनए सैंपल क्या करते हैं अपन। तो आपने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़पेपर में राजस्थान में आया था कि डॉक्टर जो विक्टिम थी वो अपने प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने उसको बताया नहीं, तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी चालू हुई थी। तो अपन जो भी इसमें ये अपने साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई दुष्कर्म पीड़िता चिकित्सा जांच में गर्भवती पाई जाती है, प्रेग्नेंट पाई जाती है, तो चिकित्सा अधिकारी इसकी रिपोर्ट पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को देगा। उसके बाद वो अबॉर्शन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, अपन अपने काम से फ्री कि भाई इसका कई बार वो कहती मुझे जो अबॉर्शन है या एमटीपी के लिए उसने बताया नहीं डॉक्टर ने, तो ये भी अपने ऊपर ब्लेम रहता है। और उसके बाद अपन को फीटल पार्ट उसको डीएनए के लिए सुरक्षित करते हैं, जो ऑलरेडी अपन सभी प्रिजर्व कर रहे हैं। उसके बाद ये 2019 का एक पुराना ऑर्डर है, इसमें भी ये है कि आजकल सारों की जो सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम सर्वाइवर हैं उनकी सारों की डीएनए रिपोर्ट कराने लग गए, तो उसमें यह कि सबकी डीएनए रिपोर्ट करवानी जरूरी है अपन को। अब कुछ इंजरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एमटीपी, इसके लिए रिकॉर्ड कीपिंग की कुछ गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले कि मेडिको लीगल केसेस को रेफर नहीं करें, डोंट रेफर टू मेडिको लीगल केसेस। आपने लेवल पे बनाए, पीएचसी सीएचसी जहाँ पे भी केस आता है वो बनाए, यदि वो सीरियस है तो उस कंडीशन में उसको रेफर करना है। तो पहला यही है कि उसको सूचना है वो क्या करना है, उसमें लिखा है कि सूचना एमएलसी रेफर करने वाले चिकित्सकों द्वारा अपने नज़दीकी उसको पुलिस स्टेशन को देगा वो, और उसको रिपोर्ट तैयार करके अपने उसको आगे भेजें उसको। इसमें भी ये लिखा है कि जिन चिकित्सा संस्थानों पर चिकित्सक पदस्थापित हैं और उन चिकित्सा संस्थानों से एमएलसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेतु अनावश्यक रूप से केसों को अन्य संस्थान में रेफर नहीं करें। एक दूसरे हायर इंस्टीट्यूट में वहाँ बर्डन ज़्यादा होता है और अपने वहाँ पे अपने जी चुराते काम से वहाँ अपन करना नहीं चाहते, तो अनावश्यक रेफर नहीं करें। उसके बाद सीनियरिटी ऑफ एमएलसी वर्क के लिए सबको पता है कि कौन करेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत लड़ाई चलती है कि एमएलसी कौन करे, कोई हाथ ही नहीं लगाना चाहता, कोई पुराने टाइम से कर रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी सारे भागते हैं। मैं मेरा इंसिडेंस में बताऊँ कि मैं 2016 में कुछ समय के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया था, तो मेरे बाद जो भी एमओ, मैं जिस दिन ऑफ लेता था सारे एमओ ऑफ ले लेते थे, कोई नहीं बचता। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज़्यादातर एमओ करते हैं काम ये, लेकिन जो मेरे वो सारे एमओ मेरे को कहते हैं कि जिस दिन आप ऑफ पे जाओ ना हमें बता देना, हम सारी छुट्टी ले लें। तो इतना भय ही रहता है अपने लोगों में। तो इसके लिए अपने साफ साफ है कि भाई जहाँ भी फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट है वो काम करेगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। उसके बाद सीनियरिटी से वो चाहे एसएमओ हो जेएस हो, कोई भी वो हिसाब से करेंगे काम। उसमें कई बार ये भी लिखा हो कि यदि एमओ फीमेल है तो वो करेगी कि नहीं करेगी। उस फीमेल एमओ को उसने सेक्सुअल असॉल्ट के अलावा उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है कि फीमेल से एमएलसी वर्क नहीं कराएं जब तक उस जगह पे हॉस्पिटल में दूसरा डॉक्टर पदस्थापित है। इसमें भी वो रेफर वाला लिखा है कि रेफर नहीं किया जाए, और कार्यों के दिक्कता को देखते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उसमें वरिष्ठता के अनुसार अन्य चिकित्सकों को कार्य की मदद में वहाँ डिप्यूट कर सकते हैं। कि ये नहीं कि भाई अकेला एक आ गया डॉक्टर उसी को बेचारे को तलते रहो सारे दिन, तो वो छोड़ के भाग जाएगा वहाँ से। फिर फाइनल ओपिनियन आपको नेचर ऑफ इंजरी की कैसी देनी है। अब कई बार कहते हैं कि भाई इंजरी रिपोर्ट के साथ ही दें, क्या करें, तो उसमें कई बार दबाव भी बनता कई जगह से कि आपने इंजरी रिपोर्ट बना दी तो इसकी फाइनल ओपिनियन भी अभी दो। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का अपना ऑर्डर कि जो फाइनल रिपोर्ट है वो अंतिम एक्सरे रिपोर्ट एवं डायग्नोसिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर अंतिम रिपोर्ट उसके बाद दें। किसी का दबाव नहीं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी के दबाव में देने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको फाइनल रिपोर्ट सारे डायग्नोसिस आ जाए, उसके बाद यदि कोई पेशेंट भर्ती है तो उसकी सीटी स्कैन रिपोर्ट आ जाए, ऑपरेशन नोट्स आए, उसके बाद अपने को फाइनल ओपिनियन देनी है। उसके बाद एमएलसी एक्सरे रिपोर्ट कौन करेगा कि भाई रेडियोलॉजिस्ट जहाँ है वहाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, कई सेंटर से रेडियोलॉजिस्ट नहीं होता तो वहाँ क्या करेंगे अपन। तो इसमें नीचे जो 4th पॉइंट लिखा है उसमें ये है कि जिन चिकित्सा संस्थानों पर रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है उन संस्थानों की एमएलसी रिपोर्ट एक्सरे उस विषय का विशेषज्ञ देगा। यदि आपको कोई फ्रैक्चर है लग रहा है तो आपको ऑर्थोपेडिशियन दे देगा, ये जा आई का तो आई वाला दे देगा। मतलब उस सब्जेक्ट स्पेशलिटी से आपको लिख के आप ऑन मतलब
लिख के मांगो, उससे ओपिनियन देगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने। उसके बाद री एग्जामिनेशन ऑफ इंजरी रिपोर्ट कौन करा सकता है कौन नहीं करा सकता, बहुत बार इश्यू आता है, कलेक्टर या एसपी हाथों हाथ अपने पास भेज देते हैं कि भाई आपको री एग्जामिनेशन करना है, इसका इंजरी रिपोर्ट तैयार हो गई। तो अपने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की इसमें लिखा हुआ कि भाई री एग्जामिनेशन है वो ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, उसके अलावा री एग्जामिनेशन की कोई सी भी आपको कोई आता भी आपके पास बोर्ड बन के आता है तो आप उस पर रिटर्न लिख के बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करके उस पर लिख के दे दो कि भाई ये ओनली जो री एग्जामिनेशन है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ही हो सकता है। आप उसको यूँ बातों में नहीं टालें कि फिर आप लिख के दे दोगे तो अगले अपना बाउंड हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ था कि इसमें ओनली मेडिकल जो थी वो जो री एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड बनाने के लिए प्राधिकृत है। ये इसमें ये भी इसमें ये कि ये अपने न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें लिखा है कि एसपी पुलिस अधिकारी को दोबारा जांच कराने का अधिकार नहीं है, इसमें कलेक्टर भी नहीं बना सकता री बोर्ड एग्जामिनेशन। फिर कस्टोडियल एग्जामिनेशन की बात आती है तो अपन लोग उसको बिना देखे पूछ के लिख देते हैं, कई बार उसकी चोट होती है वो कोर्ट में दिखा देता है कि भाई मेरी तो चोटें हैं, उसके बाद अपने पास कोई जवाब ही नहीं बनता ना, तो उसको आराम से पुलिस कस्टडी में हो तो आरोपी की जांच के लिए आते उसको शरीर का पूर्ण शारीरिक जांच करें, आप उसके शर्ट वगैरह ऊपर करा के देखना चाहिए, यदि फीमेल है तो फीमेल अटेंडेंट को दिखा दो। तो इसके एक मिनट, आई रिक्वेस्ट प्लीज डोंट मेक नॉइस, इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम। अब मेडिकल बोर्ड फॉर एमटीपी मोर देन 20 वीक्स है जो जितेंद्र सर कल बात कर रहे थे, तो उसके लिए भी अपना ये 5 जनों का मेडिकल बोर्ड स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड बना हुआ है। उसमें एचओडी गायनिकोलॉजिस्ट, एचओडी पीडियाट्रिक्स, एचओडी रेडियो डायग्नोसिस और जनरल मेडिसिन और एनेस्थीसिया, इन चारों का अब यदि कंजेनाइटल एनोमली आती है तो उसके लिए बोर्ड बना हुआ है उसके। अब पोस्टमार्टम आफ्टर सनसेट की बात आती है, सनसेट करें नहीं करें, एनएमसी में भी सर्कुलर निकाल दिया लेकिन उसमें क्लियर कट है नहीं उसमें। तो पहले भी अपना 2005 का ही ऑर्डर था, उसमें लिखा हुआ था कि भाई उसमें पहली बात तो कोई भी जो चिकित्सक है वो शव परीक्षण से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि आप एमबीबीएस हो और अपने कोई भी आरएमपी है वो रजिस्टर्ड मेडिकल परीक्षण वो कर सकता है, आप ये नहीं कर सकते मेरे पोस्टमार्टम नहीं करना आता। आप इंडियन ग्रेजुएट मेडिकल आजकल अपने ज़्यादा मोर कॉम्पिटेंट बना के निकाल रहे हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता, पहले वाला तो थोड़ा बाल लो तो उसमें उसके बाद नीचे भी ये लिखा है कि ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम उस स्थान पर उपलब्ध वरिष्ठतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो भी उस एसडीएम हो सकता है वो डीएम हो सकता है एडीएम हो सकता है, उस जगह पे एरिया पे वरिष्ठतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का लिख के देगा, उसके बाद करना। ये एनएमसी का अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस टाइम निकाला था, तो इसमें भी ये लिखा था पॉइंट नंबर 4, हाउ एवर केस अंडर कैटेगरीज सच एज होमिसाइडल, सुसाइड, रेप, डिकम्पोज बॉडीज सस्पेक्टेड फाउल प्ले। तो ऑलरेडी जो एमएलसी वो सस्पेक्टेड फाउल प्ले तो है ही, इसमें सब कुछ कवर हो गया अपना। बीच में पॉइंट नंबर 5 है, यदि कोई वो ऑर्गन डोनेशन हो रहा तो उस स्थिति में अपन कर सकते हैं, और राजस्थान में ऑर्गन डोनेशन के लिए ज़्यादातर जो कॉर्निया ले रहे हैं बाकी ले भी नहीं रहे कैडेवर के लिए। अब पोस्टमार्टम वे वो पोस्टमार्टम कौन छूट दे सकता है नहीं कर सकता, अपने पास कई बार मरीज के घर वाले भी आते हैं कि आप पोस्टमार्टम के लिए उसको छूट दे दो, तो इसमें ये गेजेट नोटिफिकेशन निकला हुआ है 2004 का, तो इसमें नीचे लिखा हुआ है कि इधर जो परंतु रेल और सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में यदि अन्वेषक अधिकारी आईओ सोचता है कि उसको कोई फाउल प्ले संदेह नहीं हो रहा तो शव परीक्षा के लिए भेजना उसके लिए आवश्यक नहीं होगा, लेकिन ये अधिकार क्षेत्र किसका, आईओ का है। आईओ अपने को लिख के देगा कि ये जो आपके पास डेड बॉडी है इसको बिना पोस्टमार्टम रिलीज की जाए, उसके बाद करेंगे, लेकिन अपन सीधी नहीं कर सकते जब तक आईओ अपने को लिख के नहीं दे सकता। उसके बाद पोस्टमार्टम ओपन स्पेस का ऑर्डर आया था, बीच में कोई पीएचसी सीएचसी पर नहीं होती मोर्चरी वगैरह तो वो बेचारे ओपन स्पेस में करते हैं, तो उसके लिए भी आया था कि इसमें बीच में जो दिख नहीं रहा रेड वाला, तो यहाँ लिखा हुआ किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा शव का पोस्टमार्टम खुले में नहीं किया जाए। यदि किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा खुले में पोस्टमार्टम किया जाता है तो उससे पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिए चिकित्सक स्वयं जिम्मेदार होगा। तो इसके लिए भी अपन लिख के दे सकते हैं कि मोर्चरी नहीं है जो कंडीशन नहीं है उसके बाद लिख के दे सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग की बात आती है, अपन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग कितने साल के लिए रखते हैं ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग डिस्कशन होता रहता है, तो इसके लिए अलग अलग जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंस है उसके हिसाब से अपन इसमें ऊपर लिखा हुआ कि जो मेडिकल रिकॉर्ड है केस शीट है वो 10 ईयर के लिए है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट से इसमें 10 ईयर लिखा हुआ है,
आउट पेशेंट रिकॉर्ड 5 ईयर के लिए लिखा हुआ है, लेकिन हम राजस्थान की गाइडलाइन है और ये फिर उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दूसरा है इसमें, तो इसमें वो 3 और 10 ईयर मेडिको लीगल अपने रिकॉर्ड के लिए लिखा हुआ है। लेकिन इसमें मेडिको लीगल रजिस्टर और केस शीट इसके लिए है, केस इन एनी कोर्ट, मतलब उसमें कोर्ट डिस्पोज हो जाना चाहिए वो केस, उस तक रखना। ये ग्रुप ऑफ अपने चिकित्सा ग्रुप हेस्ट के ऑर्डर हैं, इसमें भी ये जो इन पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो 3 ईयर के लिए, आईपीडी में जो भी पेशेंट भर्ती होते हैं उसके आप 3 साल बाद में आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओपीडी रिकॉर्ड 3 ईयर्स के लिए है और मेडिको लीगल रजिस्टर या रिकॉर्ड है वो 10 ईयर तो कम से कम लिखा ही है, लेकिन आगे ब्रैकेट में लिखा टिल द डिस्पोजल ऑफ ऑनगोइंग केस इन एनी कोर्ट्स रिलेटेड टू रजिस्टर। ये अपने को पता नहीं चलता कि ऑनगोइंग अब कब तक है, तो अपने को रखना ही पड़ेगा। तो एक तरह से इनडेफिनेट टाइम के लिए ये रिकॉर्ड हो गया। उसमें एंटीमार्टम ऑटोप्सी सैंपल जो बड़े हॉस्पिटलों में होते हैं उसके पास गैस्ट्रिक लवाज के सैंपल आते हैं अपने पास बहुत सारे, ये अपने पास इकट्ठे होते जाते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें 2 ईयर्स का लिखा हुआ है कि आप एंटीमार्टम सैंपल्स हैं जो भी मतलब गैस्ट्रिक लवाज ब्लड यूरिन लिए जाते हैं अपने को टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, वो अपन 2 साल बाद में उसको डिस्पोज कर सकते हैं। ये पोस्टमार्टम एमएलसी ऑटोप्सी सैंपल ये 10 ईयर्स के लिए है। ऑटोप्सी सैंपल अलग है और ऑटोप्सी रिकॉर्ड अलग हो गया। ये 10 साल तक आपके सैंपल कई बार पुलिस वाले ले जाते नहीं हो, मर्ग में वो उनको जरूरत नहीं होती, वो उस पर एफआईआर लगा के पेश कर देते हैं कोर्ट में, उनका तो काम हो गया, वो सैंपल अपने यहाँ पड़े रहते हैं। और जो हेल्थ सर्टिफिकेट्स बनाते हैं अपन, सर्टिफिकेट्स ऑफ एज एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, वो 1 ईयर के लिए आपको प्रिजर्व रखने होते हैं। अब मेडिको लीगल रिकॉर्ड को टाइप फॉर्मेट के लिए बीच में से ऑर्डर निकला, हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा, गवर्नमेंट ने अपने को कह दिया, कुछ नहीं प्रोवाइड किया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ना मेडली पर दिया, कुछ नहीं दिया कि बना दो, कैसे बना दो। तो इसमें ये जो स्टेट ऑफ राजस्थान इसमें जो कोर्ट था ये अपन, इसमें ये लिखा होता है कि द फ्रॉम परजुअल ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट इट अपियर्स टू बी इंजरी एंड ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर्स मेंशन इन द रिपोर्ट्स आर इलेजिबल। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने 23 में ऑर्डर निकाल दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोट प्रतिवेदन पर निर्धारित पत्र में टाइप कर अनुसंधान एजेंसी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। तो गवर्नमेंट ने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, सबने कर ली। ये अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से था कि मेडली पर रिपोर्ट में सारे स्टेट्स को लिखा हुआ था कि सारे स्टेट में ये टाइप फॉर्मेट में चालू कराई जाए डिजिटल में। मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए एसओपी जो दोसा वाला इंसिडेंट था उसके बाद एसओपी जारी की, उसमें मेन पॉइंट है, सेकंड पॉइंट था, तो उसमें लिखा हुआ कि थाना अधिकारी के लिए ये अज्ञापक है कि वो किसी चिकित्सीय उपेक्षा मतलब मेडिकल एजेंसी की शिकायत पर प्राथमिकी जांच करे एवं जांच के दौरान वह अभियोग के संबंध में स्वतंत्र व निष्पक्ष राय यथा स्थिति चिकित्सक और चिकित्सक मंडल से लेगा। वो उसके नीचे ये लिखा हो कि भाई जो बोर्ड बनेगा वो एज अर्लीस्ट वो अपनी रिपोर्ट उसको पेश करेगा। ये एनएमसी का ऑर्डर था कि उसमें कौन कौन बोर्ड में शामिल हो गए, 21 का ऑर्डर है। तो इसमें एक लाइन लिखी हुई, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी इन एवरी मेडिकल कॉलेज विच कैन बी ए नोडल डिपार्टमेंट ऑफ सच बोर्ड, मतलब हो सकता है नोडल सबको कन्वीनर हो सकता है वो कुछ, लेकिन इसमें ये रहेगा 2 स्पेशलिस्ट ऑफ कंसर्न ब्रांच, उस ब्रांच के 2 स्पेशलिस्ट होने जरूरी है उस मेडिकल बोर्ड में, आप जो भी बनाओगे। तो इसके अलग अलग स्टेट ने ऑर्डर भी निकाले। ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का निकाला था, इसने एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंक्लूड है इसमें। ये फिर पंजाब गवर्नमेंट का था, इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ कंसर्न स्पेशलिटी 2 हैं, तो 2nd नंबर पॉइंट और 3rd नंबर में 2 अलग अलग मेंबर हैं दोनों, वो अलग अलग मतलब जो ग्रुप के हिसाब से अपने यहाँ जो ग्रुप 2 और ग्रुप फर्स्ट बोलते हैं इसी हिसाब से लेते हैं वो, लेकिन ये 5 मेंबर बोर्ड है। ये हरियाणा गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इसमें भी 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सेम स्पेशलिटी लिखा हुआ अपने को। कस्टोडियल डेट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, इसके लिए अपने ऑर्डर आए हैं कि भाई अपन जो कस्टोडियल एग्जामिनेशन है उसमें वीडियोग्राफी वगैरह करनी है। तो इसमें भी बड़ी दिक्कत थी, शुरू में चालू किया इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि भाई जो एटलीस्ट 2nd नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, एटलीस्ट 1 ऑफ द डॉक्टर विल हैव टू एमडी इन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड इट एटलीस्ट 2 डॉक्टर डूरिंग द पोस्टमार्टम शुड बी 5 ईयर एक्सपीरियंस, कम से कम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कस्टोडियल एग्जामिनेशन के। इसमें भी सेम ही चीज़ डिस्ट्रिक्ट केरला का ऑर्डर है ये। उसके बाद इसमें पूरे हरियाणा का अभी ऑर्डर अभी सर्कुलर निकला था 24 में, जो पेपर ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ था, इसमें सेम यही चीज़ उसने तो वो पहले वाली चीज़ें लिख दी कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट से होना,
तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से होना पॉसिबल नहीं है। जैसे जयपुर हो या बड़ा सिटी हो जिसमें 4-5 मेडिकल कॉलेज, वहाँ तो हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट में तो एक ही मेडिकल कॉलेज है, कहीं में मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से होना पॉसिबल है ही नहीं मेडिकल बोर्ड। लेकिन कम से कम अपन करें तो एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन को उसमें रखें। डिग्निटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ डेड बॉडीज के लिए सर्कुलर निकले हुए इसमें, तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ऑर्डर है। इसमें भी एक, इसमें जो अपना कॉलम है वो इसमें लिखा है कि क्वालिफाइड पर्सनल्स इन फॉरेंसिक मेडिसिन शुड परफॉर्म ऑटोप्सी एंड यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट टूल्स सच एज हैमर शुड बी अवॉइडेड। अपन कहाँ तो डिजिटल विट्रोप्सी की बात कर रहे हैं, कहाँ सिर है वो हथौड़े से खोल रहे हैं। मतलब विट्रोप्सी जा रहे हैं अपन, लेकिन बेसिक चीज तो करना ही नहीं चाह रहे अपन। तो यहाँ से चालू करें तो अभी ठीक है। अभी कुछ पहले ये विट्रोप्सी का अभी उससे सब कुछ डायग्नोसिस, कुछ डायग्नोसिस कैसे पॉसिबल है? अपने पास पेशेंट एक महीना आईसीयू में एडमिट रहता है, 2 MRI 3 CT सब कुछ होते हैं, उसके बाद भी अनडायग्नोस रह जाता है। तो ये नहीं है कि एक अपन ने CT MRI कर दी तो उसमें सब कुछ निकाल लेंगे। भाई सारे इन्वेस्टिगेशन करा लें तो उसके बाद भी डायग्नोसिस नहीं बन पाता बहुत बार। ये मोर्चरी सर्विसेज के लिए, हाइजीन के लिए लिखा। माई की मैसेज फॉर दिस, कीप अपडेटेड योर सेल्फ विद मेडिको लीगल गाइडलाइंस। मेडिको लीगल मैनुअल ऑफ स्टेट इज नीड ऑफ आवर। डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग इज नेसेसरी and manpower and infrastructure is required for type medical legal reports and digital record is keeping. Thank you.